नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, अपने सेहत और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। हमको कब स्टैंडर्ड बुक रेफर करना है, कब द हिंदू पढ़ना है, कब ऐसे आंसर राइटिंग करना है, और कब मतलब प्री का प्रिपरेशन करना है, कब मुझे मेंस के लिए अलग स्पेशल प्रिपरेशन करना है। इन सब चीज़ों को के बारे में दोस्तों मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपीएससी का अप्रोच क्या होता है। हालांकि बहुत लोग का अपना अपना अप्रोच होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, सिलेक्शन भी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 से 7 साल तक उसको फॉलो करते हैं, लेकिन सिलेक्शन भी नहीं होता है एग्जाम पर। तो मतलब दोस्तों हम लोग कभी कभी ना यूपीएससी प्रिपरेशन में जब आते हैं तो लोग बोलते हैं भैया संभाल कर दौड़ना, क्योंकि ये मैराथन है, कहीं भी चूकोगे तुरंत गिर जाओगे। इसलिए यूपीएससी में दोस्तों मुझे कहीं भी मिस्टेक नहीं करना होता है। बहुत ही ख्याल से कब कौन सा पॉइंट पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कैसे ऐसे राइटिंग करना है, ऐसे राइटिंग करने के बाद मुझे और क्या करना पड़ेगा जिससे सिलेक्शन हो जाए, कब मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं स्टार्टिंग में आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस पहले दिन से मेंस का स्टैंडर्ड बुक्स मंगा लिए, अच्छा खासा लक्ष्मीकांत आ गया, नितिन सिंघानी आ गया, तमाम तरह के बुक मंगा लेते स्टैंडर्ड पहले ही, एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते। ऐसे समस्या होता। तो फ्रेंड इसके लिए मैं एक नया अप्रोच लाया हूँ। नया क्या, ये अप्रोच सभी बच्चों फॉलो करते हैं, वो आप भी फॉलो करो, हम भी फॉलो करेंगे, तभी तो जाकर सिलेक्शन होगा ना दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा अप्रोच क्या होता है। ठीक फ्रेंड, तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा अप्रोच। दोस्तों देखो, यूपीएससी आपका जो प्री का पेपर होता है वो आपका जून में होता है मैक्सिमम टाइम। हालांकि भी लॉकडाउन के कारण हमारा जो पेपर है वो जून में न होकर के 10 अक्टूबर को कर दिया गया है। ठीक, 10 अक्टूबर को हमारा प्री का पेपर कर दिया गया है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कोरोना कारण कैसे चल रहा है आपको पता ही है। ठीक, तो दोस्तों हम देखते हैं हमारा यूपीएससी का अप्रोच क्या होना चाहिए, कब एनसीईआरटी पढ़ना, कब क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग फेज। तो दोस्तों स्टार्टिंग फेज हमारा जो होता है वो जून से स्टार्ट करना चाहिए। लगभग कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 98% स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, जो अपना प्रिपरेशन लगभग जून से स्टार्ट करते हैं। मैंने भी अपना जून से स्टार्ट किया था। ठीक, तो जून में स्टार्ट करने के लिए मतलब कि क्या करना चाहिए स्टार्टिंग सबसे पहले। तो दोस्तों अगर आप जून में स्टार्ट किए हो प्रिपरेशन तो आपको पहले 3 महीने आपको मानकर चलना पड़ेगा। ठीक, पहला फेज दोस्तों, एक साल में 12 महीना तो मैं 4 फेज में डिवाइड करूँगा। मतलब एक फेज को 3 मंथ में डिवाइड करूँगा, एक फेज को 3 मंथ में डिवाइड करूँगा। तो जो मेरा पहला फेज रहेगा वो जून, जुलाई, अगस्त। ठीक, तो दोस्तों इस जून, जुलाई, अगस्त में सबसे पहले मेरा टारगेट है कि एनसीईआरटी 9 से लेकर के 10 तक, कौन सी क्लास का 9 से 10 तक का एनसीईआरटी, सभी एनसीईआरटी नहीं, ये नहीं कि मैथ का एनसीईआरटी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं, हिंदी पढ़ना है। कुछ एनसीईआरटी आपको फॉलो नहीं करना है। एनसीईआरटी जो आपको फॉलो करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको जो एनसीईआरटी फॉलो करना है, आप पॉलिटी का फॉलो कर लो, इंडियन पॉलिटी का। ठीक, और उसके बाद आपको इकोनॉमिक का रेफर करना है, इकोनॉमिक्स का। ठीक, और फिर आपको जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, और आपका ये हो गया कुछ, हाँ बाकी ये सब क्या करो, आप इसको 3 महीने में 2 बार पढ़ डालो। कम से कम आप 3 महीने में एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ डालो। ठीक, बाकी और सारे एनसीईआरटी आपको जो लगते हैं हल्का सा बायो का भी पढ़ सकते हो, इन्वायरमेंट का भी पढ़ सकते हो। ये सब एनसीईआरटी आप पहले इन सब चीज़ को कंप्लीट कर लो। आपका फर्स्ट थ्री फेज हो, पहला मंथ हो गया। ठीक, पहला फेज जून, जुलाई, अगस्त। इसमें आपको 9 से लेकर 12 तक का आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना है। ठीक, उसमें आपको पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फेज में। नेक्स्ट फेज हमारा क्या है, नेक्स्ट फेज हमारा कब तक है, नेक्स्ट फेज हमारा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आप एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आप पहले आ जाओ स्टैंडर्ड बुक पर। ठीक, तो ये स्टैंडर्ड बुक्स आपको क्या क्या फॉलो करने हैं इसके बारे में मैं आपको इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, कौन सा बुक का रेफर करना है उसमें आपको अच्छे से बताया हूँ। ठीक, तो दोस्तों आप इसी में आपको सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स स्टार्ट करने हैं। स्टैंडर्ड बुक्स अगर जब आप एनसीईआरटी पढ़ चुके रहेंगे तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना और थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, तो आप चीज़ों को जल्दी समझ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जब आपका स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट हो जाए, ठीक, जीएस कंप्लीट हो जाए, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अभी ऑप्शनल स्टार्ट कर दें। ऑप्शनल आपको कैसे चूज़ करना है, कब यूज़ करना है, वो आपको जीएस के बाद ही करना है। आप पहले जीएस पढ़ लो।
ठीक। जीएस में फिर आप जीएस, जैसे आप GS1 GS2 GS3 पढ़ ले रहे हो, तो उसके बाद आपके माइंड में एक बेसिक सा आइडिया आ जाएगा कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। आपका मान लो किसी का इकोनॉमिक बहुत वो था, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, किसी का पॉलिटी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, किसी का और कुछ सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, किसी का मान लो हिंदी लिटरेचर हो गया। तो तमाम तरह का लोगों का होता है। तो इसके पहले जब आप जीएस पढ़ लोगे तो आपके अंदर एक बेसिक सा आइडिया आ जाएगा, हाँ मेरा ये सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रांग है और मुझे पढ़ने में अच्छा भी लगता है। तो आप उसी हिसाब से अपना क्या कर लो, उसी हिसाब से आप अपना पॉलिटी को सिलेक्ट कर लो। ठीक, पॉलिटी को सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड उसी मंथ में आपको, ठीक, स्टैंडर्ड बुक आपका कंप्लीट होने के बाद उसी मंथ में आपको द हिंदू स्टार्ट करना है। द हिंदू आपको 60 से 70 मिनट पढ़ना है। ठीक, कोई भी पेपर आपको मान लो एडिटोरियल आ गया, डिस्कशन आ गया, तो आपको द हिंदू 60 से 70 मिनट पढ़ना है। इससे ज़्यादा आपको टाइम्स नहीं देना है पेपर के पीछे। ठीक, और मतलब कि फ्रेंड्स आपको इसमें मैं भी जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ द हिंदू में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। मतलब ये नहीं कि आप द हिंदू ही फॉलो करो। मान लो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप और भी सारे मतलब पेपर्स फॉलो कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे मतलब आते हैं, मैं तो हिंदू फॉलो नहीं करता हूँ, हिंदी मेरा तो यही अपना द हिंदू है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो पेपर एक अच्छा पेपर लगे आप उसी पेपर को अच्छे से पकड़ कर बैठ जाओ और उसी पेपर को आप रोज़ पढ़ोगे तो आपको एक पैटर्न सा समझ में आ जाएगा कौन सा राइटर क्या लिख रहा है। मान लो कुछ ऐसे राइटर होते हैं, मैं अब अपने स्टूडेंट्स बता रहा हूँ, तो जब से मैं हिंदू पढ़ रहा हूँ तो उसमें कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो सिर्फ इंटरनेशनल रिसर्च के बारे में बताते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सोशल के बारे में बताते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक्स के बारे में बताते हैं। अगर ऐसे ऐसे मतलब कि ऐसे ऑथर्स का आप नाम जान जाओगे तो आप उनको अच्छे से ऑप्शनल में कोट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए एक बेसिक सा ये आइडिया होना चाहिए द हिंदू पढ़ते हो। तो जब मैं द हिंदू कैसे पढ़ते हैं, जब न्यूज़ कैसे पढ़ते हैं, जब मैं आपको बताऊँगा तो उसमें काफ़ी अच्छे से आपको मैं बताऊँगा। ठीक दोस्तों, इसी फेज़ में आपको कोशिश करना है कि आपका जो ऑप्शनल है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑप्शनल भी इसी फेज़ में आपको कंप्लीट होना चाहिए। मान लो आप इस टाइम टेबल को चेंज भी कर सकते हो। हालांकि मान लो आप ऑप्शनल और जीएस ये 3 महीने में तो नहीं कंप्लीट कर सकते, इसके लिए आप 4 से 5 महीने भी ले सकते हो। ठीक, लेकिन आपको इतना टारगेट रहना चाहिए कि आपका जो ऑप्शनल है वो 3 मंथ में कंप्लीट होना चाहिए। आपका ऑप्शनल 3 मंथ में लगभग मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक, और ये बच्चे करते भी हैं, जिसका सिलेक्शन होता है वो बच्चे 3 मंथ में ही ऑप्शनल कंप्लीट करते हैं। इसलिए मुझे कोई डरना घबराना नहीं है। ठीक, और उसको बहुत प्रेम से ध्यान से सब चीज़ करना है। माइंड को कंसंट्रेट रखो, हमेशा एक्साइटेड रखो, एनर्जेटिक रखो, तभी जाकर सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अदर चीज़ें पढ़ोगे, मान लो IPL आने वाला है, हालांकि बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, ये आपको क्या करते हैं, ये सब बात आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए इन सब से मुझे बचकर रहना पड़ेगा। हालांकि मैं भी थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप चाहता हूँ, लेकिन मैं उस ग्रुप को उतना ही चलाता हूँ जितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो कोई चीज़ आ गया शेयर करना है, वो मैं ग्रुप जो चलाता हूँ ना, वो किसी और के लिए नहीं, वो मैं खुद के लिए चलाता हूँ। किस लिए खुद के लिए चलाता हूँ, जैसे मान लो मुझे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अच्छा लगा तो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, तो वो ग्रुप मेरे पास रहेगा। मुझे 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जब भी ज़रूरत पड़ गया मैं फटाक से सर्च कर लिया और वो चीज़ मुझे आ गया। तो इसलिए मैं उस ग्रुप को बनाया हूँ। हालांकि मेरा बनाने का टारगेट यही है, लेकिन फिर भी मैं कभी माइंड में आता है कि यार 2-4 ये जो मेरा स्ट्रेटर्जी है, अगर 2-4 अच्छे बच्चों के बारे में और पता चल जाएगा तो हो सकता है उनकी भी लाइफ भी चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं इस ग्रुप को थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, बाकी तो मेरा कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। ठीक, तो दोस्तों उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फेज हमारा क्या है। नेक्स्ट फेज हमारा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इस फेज में जब आपके पास एक थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा तो आप ऐसे राइटिंग करना सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसे राइटिंग के लिए आपके अंदर नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे राइटिंग आपको 2 टाइप का आता है, एक आपका होता है इथिकल, एक आपका इथिक्स के जैसा होता है, और एक आपका होता है सोशियो बेस पे होता है। ठीक है, तो आप इसमें जो करोगे तो आप इसमें आपको ऑथर को कोट करना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसमें आपको ऑथर्स को कोट्स करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि देखो हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको ऐसे राइटिंग करना है आप सेकंड फेज तो आराम से कर लोगे। जो आपका सोशियस, देखो आप जीएस पढ़ने के बाद जो एसे का सेकंड पार्ट होता है आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि वो मतलब कि आपके सोशल से लेकर के बारे में ज़्यादा, जैसे वोमेंस हो गए और हमारे समाज में जो गरीबी है, हेल्थ सेक्टर है, इस सब बारे में हमको डिस्कस करना होता है। तो इन सब चीज़ को अच्छा खासा हम जीएस में पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपको जो सेकंड फेज आता है वो आपको ऐसे राइटिंग के लिए आपको इथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इथिक्स के लिए तो हालांकि कोई स्टैंडर्ड बुक्स तो मैं आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लेक्सिकॉन को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इथिक्स पढ़ ले रहे हो तो आपको इससे बेसिक आइडिया हो जाएगा। इथिक्स आप अपने डेली लाइफ से उसको अप्रोच करो। जैसे मान लो कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो वहाँ पर महिलाओं का अपमान किया जा रहा है या उनका शोषण किया जा रहा है या हेल्थ सेक्टर में कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने इथिक्स लाइफ से हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं और एग्जाम में इसका अच्छा खासा हम डिफिनेशन दे सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, एग्जामिनर को पता रहेगा हाँ इस इंसान को काफ़ी अच्छे से इथिक्स के बारे में पता है, क्या होता है इंटीग्रिटी, क्या होता है, बाकी हमारा
मॉरलिटी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे केस डिस्कशन करना पड़ता है, जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। इसके लिए इथिक्स के लिए हमको हमारा लास्ट फेज होता है, इथिक्स के लिए हमारा लास्ट फेज सबसे बेस्ट फेज होता है, ठीक। और दोस्तों इसमें मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, आपको कोई भी चीज़ रेफ़र करना, सिर्फ एक ही रेफ़र करना। जैसे आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, तो कोई भाई बोल दिया भैया कि दूसरा बुक पढ़ लो, स्टैंडर्ड बुक, वो बेटर, ये बेटर, ना, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ एक ही बुक रेफ़र करना है, उसको जितनी बार पढ़ो, मल्टी टाइम उसको रिवीजन कर डालो। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एक पॉइंट पर अच्छा खासा पकड़ बन जाएगा, तो आप उसको अच्छा से एग्जाम में कोट कर सकते हो, जिससे कि आपका आंसर राइटिंग बेस्ट हो सकता है, ठीक। उसके बाद आप चले जाओ मैगज़ीन। फ्रेंड्स, आपको एक ही फॉलो करना है, कोई भी मैगज़ीन फॉलो कर लो आप, आपके ऊपर डिपेंड है। सभी एक जैसा कंटेंट देते हैं, ऐसा नहीं कि उनके में आर्टिकल फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 से 35 तक दिया है तो उनके में 34 से 50 तक, ऐसा कोई नियम नहीं है। सब में एक ही कंटेंट होता है, बस सबका अप्रोच अलग अलग होता है। तो आप कोई भी एक अच्छा खासा मैगज़ीन और कोई एक पेपर पढ़ लो, बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है। आपको 1 ईयर का आपको मैगज़ीन रेडी करना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए, ठीक। तो आप इस चीज़ को अच्छे से अप्रोच कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्री वाला सीजन। तो इसमें आपको दोस्तों एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसमें क्या करो, आप इसमें प्रिपरेशन प्रीलिम्स के लिए लग जाओ। उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लो आप 4-5 फ्रेंड हो, आपने कोई टॉपिक पढ़ा अच्छे से, हाँ भैया आज शाम को बैठो एक लोग आप रूम में और बोलो मैंने आज ये टॉपिक डिस्कस किया है, मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, तो चलो पढ़े, तो बताओ इसका कंक्लूजन क्या है, इसका मेन बॉडी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका तमाम तरह का क्या होता है। जब हम आपस में इस सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो हमारे अंदर एक अच्छा खासा खाका तैयार हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर आ जाए माइंड में, हाँ ये चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखना है। और दोस्तों सबसे प्लस पॉइंट ये है, आपको टॉपर्स जितने हमारे होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो सृष्टि जैन देशमुख मैम हैं और ये आपकी अनु कुमारी हो गई, इन सब जैसे ये सब का आप जाकर के वेबसाइट पे आप इन सब का नाम सर्च करो, आप इन सब के बुकलेट को देखो, ये सब ऐसे राइटिंग कैसे करते थे, अप्रोच क्या था, मार्क्स कहाँ पे थे, कैसे 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 गेन किए थे। जब आप पढ़ोगे तो आपके अंदर में एक अच्छा खासा माइंड आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, आप इससे अच्छा खासा अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हो, ठीक। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं आपको एक अप्रोच और देना चाहता हूँ। ग्रुप डिस्कशन के बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण है, ठीक है। आप जितना अच्छा खासा प्रैक्टिस राइटिंग करेंगे आपके लिए उतना ही बेस्ट होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का अप्रोच। दोस्तों अगर आपके माइंड में कुछ और अप्रोच हो तो आप मुझे डिस्कशन बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और ही तमाम तरह जानकारियों के साथ। तो दोस्तों इसमें अगर हमारे द्वारा बताया गया अप्रोच में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपना अप्रोच जरूर दीजिएगा, ठीक दोस्तों। तो थैंक यू सो मच।